दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, और इस चैप्टर को इसी एक वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। यानी कि इसी वीडियो में पूरा का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। अब ये जो हमारा चैप्टर है सेकंड वाला, इसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स क्या है, इस चीज को यहां पर हम जानते हैं। दोस्तों क्या है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में, यहां पर ये क्या है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया जाए, यहां पर अगर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया जाए तो इस काल्पनिक पृष्ठ में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। एक बार दोबारा से समझिए कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र हो और उस विद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ रखा हो, तो उस काल्पनिक पृष्ठ में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि अगर इस चीज की परिभाषा को अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी काल्पनिक पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पता हो गया। अब यहां पर अगर हम जैसे मान लीजिए कि ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना हो तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो विद्युत बल रेखाएं आप देख रहे हैं, इस विद्युत बल रेखाओं को वास्तव में आप देख नहीं पाएंगे, तो काउंट कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपको कोई एक विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए और उसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ रखा हो, तो उसमें कैसे आप पता करेंगे कि कितना इसका जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं वो कितना गुजर रही हैं। तो इस चीज को यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहां से इन रेखाओं को यहां से समाप्त कर देते हैं और यहां पर हम बात करते हैं। दोस्तों क्या है कि ये जो हमारा सरफेस है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे सरफेस को यस मान लेते हैं। और उसके बाद में अगर हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की मान निकालना है, अर्थात इसमें से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को निकालना है, तो इसके लिए ये पृष्ठ बहुत बड़ा है। हम क्या करेंगे कि इसी पृष्ठ में एक छोटा सा यहां पर पृष्ठ काट लेंगे, अर्थात छोटा सा क्षेत्रफल अवयव काट लेंगे, और इस छोटे से भाग में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को जान लेंगे। और जब हम यहां इस छोटे भाग में विद्युत फ्लक्स के मान को निकाल ले जाएंगे, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा इस पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स के मान को मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं ds है। क्या है, ds है। अब यहां पर इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो यहां पर ये वेक्टर ds हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान रूप से यहां पर है, तो विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं E है। तो यहां पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में विद्युत क्षेत्र को लिखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर E हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपको पता हो गया। अब यहां पर अगर हमको इस छोटे से भाग में जो हमने यहां पर क्षेत्रफल अवयव लिया है, इसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप करनी है, यानी कि यहां से विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है। फ्लक्स को फाई ई से लिखा जाता है या निरूपित किया जाता है, लिखा जाता है। यहां पर हमने क्या लिखा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको किससे लिखा जाता है, उसको किससे निरूपित किया जाता है, फाई ई से। तो यहां पर अगर हमको फाई ई का मान निकालना हो, यहां पर अगर हमको फाई
ई का मान निकालना हो। तो फाई ई का मान हम सबसे पहले इसके, ये जो हमारा छोटा सा अवयव है इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए, यानी इस छोटे से क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अर्थात कितना इसका विद्युत फ्लक्स है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, और उसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E है। तो अगर इन दोनों का गुणा कर दे तो कुल मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा, इसमें से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान, अर्थात फाई ई इजिकल टू हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डीए वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम यहां पर क्या कर दें कि इस वेक्टर फॉर्म को हटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा फाई ई इजिकल टू ई डी, यहां पर डीए नहीं बल्कि डीएस होगा। डीएस क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल क्या है हमारा, यस है। तो यहां पर एक बार हम फिर से यहां पर डीएस कर दे रहे हैं इस चीज को, ये कुछ इस प्रकार से। यहां पर क्या है कि ये क्षेत्रफल क्या है हमारा, डीएस था, और हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, वेक्टर ई। तो ये दोनों का गुणा होगा तो हमारा फाई ई के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहां पर जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस। अब यहां पर जब हम इसके वेक्टर को हटाएंगे तो यहां पर ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा क्या है, थीटा ये जो वेक्टर ds है और ये जो वेक्टर e है इनके बीच का कोण है। तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में E का भी डायरेक्शन यानी वेक्टर E भी है और उसी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर ds भी है, तो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच का कोण क्या हुआ, शून्य हुआ। अर्थात यहां पर थीटा के स्थान पर अगर हम शून्य रख दें तो क्या मिलेगा, cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, आपको पता है कि cos 0 अंश का मान होता है 1, और 1 से अब हम इस eds में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ds। तो ये जो हमको मिला, ये क्या मिला, इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान। अब हमें इस पूरे पृष्ठ के लिए बात करनी है, तो पूरे पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा उसका हम क्या करेंगे कि ये जो छोटे से भाग के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान मिला है इसका हम क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल क्या, यहां पर हम लिखेंगे कि पृष्ठ S में विद्युत फ्लक्स का मान, यानी कि इस पूरे पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन, लेकिन इसका नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि इस कंडीशन में ई और ds के बीच का कोण क्या था, थीटा था, लेकिन 0 अंश था, लेकिन ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि इनके बीच में कोई कोण बने। तो इस कारण से हम इसका यानी कि इस वाले भाग का हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, यहां पर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds हो जाएगा। और ये जो आपका मान आया, ये जो पूरा पृष्ठ यस है, यानी कि ये जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ यस है, इस पूरे पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान है। अर्थात कोई भी पृष्ठ अगर एक समान रूप से आवेशित या समान रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर कोई एक पृष्ठ रखा हो तो उसमें क्या होगा, उसमें से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू ds होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इस सूत्र को आपको रट लेना है, क्योंकि इस सूत्र का यूज आपके इस चैप्टर के हर एक डेरिवेशन में होगा। तो ये चीज आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इस चीज को यहां से मिटाते हैं और अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय के बारे में यहां पर हम जानेंगे। तो गॉस के प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले तो यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या है इस चीज को समझते हैं। दोस्तों विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने जान लिया। अब गॉस का प्रमेय क्या है कि एक गॉस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक प्रमेय दिया और उस प्रमेय का नाम पड़ गया गॉस का प्रमेय। अब गॉस ने बताया क्या दोस्तों, गॉस ने बताया कि कोई एक पृष्ठ
अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होगा वो उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, यानी कि अगर हम मान ले इस वाले पृष्ठ पर आवेश जो है वो क्यू है, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश यानी कि क्यू के 1/ε0 गुना होगा, यानी कि गुणे में 1/ε0 होगा। एक बार दोबारा से समझिए कि गॉस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहां से क्या दिया इन्होंने, फाई ई इजिकल टू क्यू अपान ε0, ये चीज बताया किसने, गॉस नामक वैज्ञानिक ने। तो ऊपर यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, फाई ई इजिकल टू क्यू अपान ε0, ये क्या किसने बताया, गॉस नामक वैज्ञानिक ने। अब ये जो हमें सूत्र गॉस नामक वैज्ञानिक ने दी, इसकी कैसे उत्पत्ति की जाएगी, इसको कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इस वाले चित्र को यहां से हम मिटाते हैं और सूत्र को निकालने के लिए एक दूसरा चित्र यहां पर हम बनाएंगे। दूसरा चित्र क्या होगा हमारा, यहां पर विशेष ध्यान दीजिए कि ये एक हमारा क्या है, काल्पनिक पृष्ठ कह लीजिए या इसको गॉसियन पृष्ठ कर लीजिए। ये इतनी बात हो गई। अब ये जो पृष्ठ है ये एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र को नहीं दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे तो चित्र में थोड़ा अभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें बनानी है। तो ये जो हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है या गॉसियन पृष्ठ है, ये एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इतनी बात हो गई। अब इस काल्पनिक पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स के मान को हमको निकालना है। तो इस चीज को निकालने के लिए जस्ट इसके पहले जो हमने किया था वही यहां पर भी करेंगे। अर्थात यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव काट लेंगे और इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ds। क्या हो जाएगा यहां पर, ds। क्यों, क्योंकि ये जो छोटा सा भाग है इसका क्षेत्रफल क्या है, वो ds है। और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर ds हो जाएगा। इतनी चीज हो गई। उसके बाद में चूंकि ये जो हमारा सरफेस है, अर्थात ये जो हमारा एक पृष्ठ है, ये कहां पर स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अर्थात इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई। इतनी बात यहां पर कंप्लीट हो गई। अब यहां पर क्या करना है कि हमको ये जो छोटा सा पृष्ठ है, इस छोटे से पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे, उसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान हमको मिल जाएगा। यही हमको करना है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु इस सरफेस के मध्य में स्थित है, मान लेते हैं ये O है और इस O पर आवेश का मान जो है वो Q है, प्लस Q है। अब अंदर ये जो O बिंदु है ये अंदर स्थित है, तो इससे R दूर, मान लेते हैं कि इससे R दूरी, स्मॉल r दूरी पर ये जो बाहरी बिंदु है जहां पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव काटा है, ये जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं P। इस P बिंदु पर जो है, यानी इस P के चारों ओर हमने एक क्षेत्रफल अवयव काटा है। अब यहां पर हमने इसके मध्य में एक बिंदु O मान लिया। अब O से R दूरी पर बाहर की ओर इसके पृष्ठ पर ये जो सरफेस है ये स्थित है। इतनी बात हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां से अगर हम इस चीज को मिला दें, ये कुछ इस प्रकार से अगर हम मिला दें तो यहां पर ये किस आकृति की बन गई, शंकु के आकार की बन गई। ये कुछ इस प्रकार से बन गया, ये कुछ इस प्रकार से बन गया। अब यहां पर ये शंकु के आकार का बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये घन कोण हो गया, अर्थात डी ओमेगा इसको मान लेंगे। घन कोण आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसके पहले आपके सिलेबस में था, इसलिए घन कोण नहीं पढ़ाया गया। घन कोण आपके सिलेबस में है नहीं। तो यहां पर ये क्या है, आपका एक घन कोण है। अर्थात यहां पर ये जो कोण बना, ये वाला जो कोण, ये क्या है, हमारा एक घन कोण है। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, डी ओमेगा कहेंगे। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो जब ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई तो अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहां पर O बिंदु है जिस पर Q आवेश स्थित है, यहां पर P बिंदु स्थित है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस
O बिंदु के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। और हमको पता है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर, ये होता है आपका सूत्र। तो यहां पर क्या है, जो R है वो हमारा यहां पर भी स्मॉल r है, उसके बाद में यहां पर आवेश क्या है प्लस Q, तो यहां पर प्लस Q है। तो कुल मिलाकर यहां पर O बिंदु के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं O बिंदु, देखो प्लस Q के कारण, देखो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर। इस चीज को यहां पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात हो गई, यानी कि इस O बिंदु के कारण इस P बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। दूसरी चीज क्या निकालेंगे, इसके जस्ट पहले वाला डेरिवेशन हमने क्या किया, वो किया हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो हमको यहां पर लिखना होगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमको क्या मिला, हमको मिला फाई E = क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E इंटू वेक्टर ds, यही तो मिला। तो यहां पर हम लिख दें E = क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। ये हमको यहां पर मिला था किससे, ये जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा थी इससे हमको क्या मिला, फाई E = क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds। अब यहां पर जब हम इसके वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर हमको मिलेगा फाई E = क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds cos थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा हमारा इस वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण है, तो यहां पर हमने थीटा मान रखा है, तो यहां पर cos थीटा हो गया। अब इतनी बात जब ये हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या लिखा है, E लिखा है। तो इस E के स्थान पर हम ये E वाला मान अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर रख देंगे। तो इसके स्थान पर यहां पर रखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से E का मान जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा फाई E = क्लोज इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। और ये जो हमारा मान है ये यहां से हमने E के स्थान पर रख दिया। अब इसको लिख लेंगे ds cos थीटा। इतनी बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिखते हैं, थोड़ा सा जब हम सिस्टम से इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फाई E = यहां पर ये जो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये बाहर हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल यहां पर क्या बचेगा, ds cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये इतनी बात हो गई। अब विशेष ध्यान दीजिए कि ये जो यहां पर पद लिखा है, ये वाला जो पद लिखा है यानी ds cos थीटा अपान R स्क्वायर, ये मान होता है d ओमेगा का। अर्थात ये यहां पर d ओमेगा है, d ओमेगा बराबर होता है, यहां पर हमारा हो जाएगा ds cos थीटा अपान R स्क्वायर। तो ds cos थीटा अपान R स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, d ओमेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस साइड में एक यहां से लाइन खींच दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, फाई E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल। अब यहां पर इस पूरे के स्थान पर क्या रख देंगे, d ओमेगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, d ओमेगा। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस क्लोज इंटीग्रल d ओमेगा, इसका जब हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा क्या, यहां पर हमको मिलेगा फाई E =
Q अपान 4πε0 इंटू, यहाँ पर अगर हम इस चीज का इंटीग्रल करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन जब करेंगे, अर्थात अब हम इस वाले भाग का जब हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर होता है 4π। ये चीज आपको यहाँ से याद कर लेनी है, रट लेनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्लोज इंटीग्रल जब इस डी ओमेगा का करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 4π। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 4π, ये हमने रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो 4π है, नीचे भी 4π है, ऊपर भी 4π, ये 4π और ये 4π कट जाएगा और हमको मिल जाएगा कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है, अर्थात जो हमारा गॉस का प्रमेय है, वो यहाँ से Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमारा फाई ई इजिकल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट आया, ये हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय, अर्थात ये जो हमने लिया था ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो ये आपका हो गया गॉस का प्रमेय, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद में हम चलेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को जानेंगे। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका हम करते हैं साफ, अर्थात इसको हम मिटा देते हैं और अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, अर्थात गॉस के प्रमेय का कैसे प्रयोग किया जाएगा, कहां कहां, उन सब चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो गॉस के प्रमेय में के अनुप्रयोग में जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा अनंत विस्तार के रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है। मतलब क्या है कि अनंत विस्तार का कोई एक रैखिक आवेश है जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इस चीज को समझिए, मान लेते हैं कि कोई एक अनंत लंबाई का तार है और उस तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। यहां पर हम चित्र बनाते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये एक अनंत लंबाई का क्या है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। यहां पर देखिए ये अनंत लंबाई का है और इस तार की खासियत क्या है, ये यहाँ पर आवेशित है, अर्थात इसको धन 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 से हम यहाँ पर डोनेट कर दे रहे हैं, ये एक समान रूप से आवेशित है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये जो हमारी एक पतली तार है, यहाँ पर क्या किया गया है, रैखिक आवेश, अर्थात यहाँ पर रैखिक आवेश में हमने एक पतला तार ले लिया और इस तार के कारण कोई एक बाहरी बिंदु पर एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर P है और इस P बिंदु पर इस तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। कैसे निकाला जाएगा इसको यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा तार है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इस तार की सहायता से हम अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। काल्पनिक पृष्ठ यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ये कुछ इस प्रकार से खींच लिया, ये कुछ यहाँ से हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। अब इस काल्पनिक पृष्ठ पर यहाँ पर ये हमारा P बिंदु आ जाता है। ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है इसकी जो लंबाई है उसको हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। साथ में ये जो हमारा पृष्ठ है इसके कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस P बिंदु पर निकाल लें तो यहाँ पर ये जो हमारा राड है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो जब हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो चूंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम करते क्या है कि इस P बिंदु के चारों ओर एक छोटा सा लघु अवयव काट लेते हैं। छोटा सा यहाँ पर हम एक अवयव काट लेंगे, अर्थात छोटा सा क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर ले लेंगे और इसका जो यहाँ पर क्षेत्रफल है वो क्या है, dA है
और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डीए कुछ इस डायरेक्शन में। साथ में ये जो हमारा एक धन आवेशित तार है, इस तार के कारण इस पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस जो होता है उससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये पी बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जो होगा वो उस तरफ होगा। अर्थात यहाँ से अगर हम वेक्टर फॉर्म में इस चीज को भी लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे, उसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें इस पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। एक चीज हम इसके डेरिवेशन करने से पहले आपको बता देते हैं, यहां पर बात क्या हुआ है, रैखिक आवेश की। तो रैखिक आवेश घनत्व को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैखिक आवेश घनत्व के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बता रखा है। रैखिक आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, लैम्डा इजिकल टू क्यू अपान यल। ये हमारा होता है रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। अब यहां से हम एक चीज निकाल लेंगे, क्या, Q बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा यल। ये चीज आपको यहां से निकाल लेनी है। हमने यहां पर क्या किया कि हमको पता है रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान यल, और जब हम यहां से Q का मान निकालेंगे तो यल यहां पर भाग करना है, इधर आएगा गुणा करेगा तो Q बराबर लैम्डा यल मिल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सूत्र के डेरिवेशन पर। हमको पता है क्या, हमको पता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और इसको हम थोड़ा दो भागों में बांट दे रहे हैं जिससे हमारा डेरिवेशन आसानी से हो जाए। हमने विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से लिखा, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से जो हमको सूत्र मिला है वो क्या मिला है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। यही तो हमको मिला है, जो हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र मिला है वो क्या है, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा क्या है डी एस, यहां पर क्षेत्रफल हमने क्या माना है डी ए, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस डी एस के स्थान पर डी ए कर देंगे। ये चीज आपका हो गया। ये यहां पर जब कंप्लीट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर हटाएंगे, और जब वेक्टर हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, यही तो मिलेगा। अब देखिए यहां पर थीटा आया है, थीटा का मान यहां पर क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ई का डायरेक्शन है ये है, और इसी डायरेक्शन में जो हमारा ये क्षेत्रफल है वो डीए का वेक्टर है, ये भी है। अर्थात इस डीए और ई के बीच का जो कोण है वो क्या है, शून्य है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा के स्थान पर क्या कर देंगे, जीरो, और जब इस थीटा के स्थान पर जीरो आ जाएगा तो कॉस जीरो अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, और जब 1 से इस ई डी ए में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहां पर ई डी ए। अर्थात यहां से हमको क्या मिला, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, यही तो हमको मिला। अब एक चीज यहां पर हम फाई ई इज इक्वल टू लिख लेते हैं, ई को बाहर कर लेते हैं और क्लोज इंटीग्रल डी ए हो गया। इतनी बात यहां पर हो गई। आगे क्या है कि हमको पता है गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय से हमको एक सूत्र मिला था। तो यहां पर हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, यहां पर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से जो सूत्र मिला था वो हमको क्या मिला था, यहां पर मिला था फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। विशेष ध्यान दीजिए, यहां पर भी फाई ई लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है फाई, अर्थात इस फाई ई के स्थान पर हम यहां से क्या रख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे फाई ई का मान समीकरण फर्स्ट में। तो जब हम फाई ई का मान यहां से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इस फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा,
Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है E इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है, यहाँ पर लिखा क्या है क्लोज इंटीग्रल डी ए हमारा क्या है, यहाँ पर डी ए हमारा इस भाग का क्षेत्रफल है। तो जब डी ए इस भाग छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, तो जब हम इसका क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो इस पूरे वाले बेलन की बात हो जाएगी, तो पूरे बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। और पूरे बेलन का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2πr_l। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये बेलन के सरफेस का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr_l। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्लोज इंटीग्रल डी लिखा है इसके स्थान पर 2πr_l लिख सकते हैं। साथ में एक चीज और करेंगे, यहां पर लिखा है Q, और Q का मान यहां पर हमने क्या लिखा है आवेश घनत्व से Q इज इक्वल टू λL। तो हम क्या करेंगे, इस Q के स्थान पर λL रख देंगे। तो यहां पर जब हम इस चीज को हल करेंगे ऊपर, तो Q के स्थान पर क्या हो गया λL अपान, और यहां पर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में E हो गया, और क्लोज इंटीग्रल dA के स्थान पर क्या हो गया 2πr। तो 2πr_l ये हमारी इतनी बात कंप्लीट हुई। अब विशेष ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा कि ये क्या कर रहा है भाग, तो इस साइड में आएगा तो गुणा करेगा। तो यहां पर हमें निकालना क्या है E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है। तो E को इस साइड में कर लेंगे, ये यहां पर भाग कर रहा है, इस तरफ आएगा तो गुणा करेगा, अर्थात यहां पर λL अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l ये इतनी बात हो जाएगी। अब जब ये इतनी बात कंप्लीट हो गई, यहां पर ध्यान दीजिए ये 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये कर रहा है भाग, जब इस साइड में आएगा तो गुणा तो करे, यहां पर कर रहा है गुणा, तो इस साइड में आएगा तो करेगा भाग। तो अब जब 1/2πr_l हो गया, तो यहां से ये और यहां से ये l कट गया। अब बचा क्या, हमको यहां पर मिला E इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r। यही तो हमको मिला। यहां पर हमने थोड़ा सिस्टम से लिख लिया 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r। अब हमको पता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो 1 जब यहाँ नीचे गुणा होगा तो 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इंटू, और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा 2λ/r। ये इतनी बात हमको मिली। और ये जो हमारी है ये क्या है, ये इस राड के कारण, इस पूरे राड के कारण, इस पूरे तार के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो ये आपको यहाँ पर ये इतनी बात कंप्लीट हो गई। तो इस चीज का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब समझिए कि कोई एक यहाँ पर आवेशित चादर है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है एक चादर है। यहाँ से हम एक चादर बना देते हैं, ये और ये। इस चादर की खासियत क्या है, ये एक समरूप आवेशित चादर, अर्थात यहाँ पर ये आवेशित चादर है समान रूप से। तो यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ से इसे दर्शा दे रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, ये एक आवेशित चादर हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो आवेशित चादर है, इस आवेशित चादर से r दूरी पर, ये जो आवेशित चादर है इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु यहाँ पर स्थित है P। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब चूंकि ये जो चादर है ये अनंत लंबाई का अर्थात अनंत विस्तार का है, और जब ये अनंत विस्तार का चादर है तो इस अनंत विस्तार के चादर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना थोड़ा आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चादर है, विद्युत फ्लक्स जो रेखाएं गुजरती हैं वो एक बंद पृष्ठ से गुजरती हैं। तो यहाँ पर हमको एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये 2 लाइन के ये इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। ये कुछ हमने एक काल्पनिक पृष्ठ कुछ इस प्रकार से यहाँ से खींच लिए। ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ उस साइड में खींचा, और ये जो पृष्ठ होगा ये इस साइड में भी निकलेगा, अर्थात इस प्रकार से ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ होगा। अब यहाँ पर क्या है
कि चूंकि ये जो हमारा इधर की दूरी है वो r है, तो यहां से जो इस साइड की दूरी होगी ये भी r होगी। ये हमारा P पॉइंट है, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, P डैश होगा। अब क्या है कि इस साइड में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा छोटा सा क्षेत्रफल है, इस वाले छोटे से क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ये जो क्षेत्रफल है ये dA है। क्या है, dA। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर dA। इतनी बात हो गई। उसके बाद में इस चादर के कारण इस P बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो चूंकि चादर प्लस चार्ज है तो जो डायरेक्शन होगा विद्युत क्षेत्र का वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ये इतनी बात हो गई। ठीक इसी प्रकार से इस साइड में आ जाएं तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक क्षेत्रफल है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, dA होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जितना क्षेत्रफल ये है उतना क्षेत्रफल ये भी तो है, तो यहाँ पर वेक्टर dA हो गया। साथ में यहाँ पर जो इस E का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसी साइड में बाहर की ओर होगा। यानी कि कुल मिलाकर हुआ क्या कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पर भी है, दोनों हमने यहाँ पर दर्शा दिए। अब करना क्या है, विशेष ध्यान दीजिए कि हमको इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो अब हमको इस बिंदु पर भी और इस बिंदु पर भी निकालना होगा, और दोनों को जब हम योग कर देंगे तो इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या होगा, हमको क्या निकालना होगा, जो फाई है विद्युत फ्लक्स है, फाई इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2, अर्थात इसमें से जो विद्युत फ्लक्स की संख्या होगी गुजरने वाली, इसमें से जो विद्युत फ्लक्स की संख्या होगी गुजरने वाली, उन दोनों का योग कर देंगे तो हमारा इस पूरे ये जो चादर है इसके कारण विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखने के बाद में इसको हम यहां से इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं। इतनी बात हो गई। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमको क्या पता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है, वो क्या होता है हमारा, होता है क्लोज इंटीग्रल ई ds। यही तो होता है क्लोज इंटीग्रल ई ds। लेकिन यहाँ पर ds नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल हमने लिया है वो क्या लिया है, dA लिया है। क्षेत्रफल क्या है, dA है, तो यहाँ पर ds ना लिखकर dA लिखेंगे। ये इतनी बात हमको पता है। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान और इस बिंदु का विद्युत फ्लक्स का मान, दोनों को जब योग करेंगे तब इस पूरे चादर पर विद्युत फ्लक्स का मान मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। अब φ1 क्या होगा, φ1 इस P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई dA, ये हो गया, और प्लस यहां पर भी हो जाएगा ई dA। विशेष ध्यान दीजिए, ये φ1 हमारा इस P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान है और ये φ2 हमारा इस P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान है। चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन सेम है और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र और उसके बाद में ये जो क्षेत्रफल है दोनों समान है, तो इस कारण से इनका मान भी समान हो गया। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 2 क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई dA, यही तो है। अब इसको फाई ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2, और जब इसके वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ई dA cos थीटा। अब cos थीटा का देखिए, यहां पर क्या है कि E का जो डायरेक्शन है वही हमारा DA का भी डायरेक्शन है, अर्थात E और DA के बीच का कोण क्या है, 0 अंश। यहां पर भी E और DA के बीच का कोण 0 अंश है। तो कुल मिलाकर यहां पर इस ये जो cos थीटा है, इस थीटा के स्थान पर 0 अंश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 से जब इन दोनों में गुणा होगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू 2 क्लोज इंटीग्रल ये cos थीटा हट जाएगा और यहाँ पर मिलेगा ई dA। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ से ये जो E है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से इस प्रकार देखिए, विशेष ध्यान दीजिए, E हमारा कांस्टेंट है और dA का जब हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुल मिलाकर मिल जाएगा 2EA। विशेष ध्यान यहाँ पर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, E क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा बाहर हो गया, इसके बाहर हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद में डीए का जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, यानी कि डीए का समाकलन के मतलब क्या हुआ, ये जो डीए है ये इतना छोटा सा क्षेत्रफल है, इस छोटे से क्षेत्रफल का क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब हुआ इस पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जब ये ए है तो ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई। अब हमको गॉस का प्रमेय पता है, तो यहां पर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से लिखेंगे। गॉस के प्रमेय से हमको क्या मिला है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हमको मिला है। अब यहां पर क्या करेंगे कि ये जो फाई ई है यहां पर इस फाई ई के स्थान पर रख देंगे, अर्थात यहां पर लिखेंगे हम फाई ई का मान, फाई ई का मान समीकरण फर्स्ट में, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो क्या जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई के स्थान पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ये इतनी बात हो जाएगी। अब विशेष ध्यान दीजिए, चूंकि इसके पहले हमने बात क्या किया था, रैखिक आवेश घनत्व के बारे में, यहां पर ये क्या है, एक पृष्ठ है, अर्थात यहां पर जो बात होगी वो क्या होगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बता रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। और यहां से जब आप Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, ये A यहां भाग करता है उस तरफ जाएगा गुणा, अर्थात यहां पर हो जाएगा सिग्मा A। विशेष ध्यान दीजिए, एक बार और समझिए, यहां पर क्या है, ये हमारा एक पृष्ठ है, अर्थात यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का बात होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा इजकल टू क्यू अपान ए, यहां से क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू इजकल टू सिग्मा ए हो जाएगा, अर्थात ये जो क्यू है इस क्यू के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, सिग्मा ए। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, ये लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो हम E को आगे करेंगे, अर्थात E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2A क्या कर रहा है, यहाँ पर गुणा कर रहा है, इस साइड में आएगा भाग करेगा, तो सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान 2A हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या कर रहा था, गुणा, इस साइड में आया भाग किया तो 2A नीचे आ गया। अब विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर भी A है, यहाँ पर नीचे A है, तो ये हमारा हो गया। और कुल मिलाकर जो हमको मिला वो क्या मिला, E इजिकल टू यहाँ पर मिला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा जो मान मिला है ये क्या मिला है, ये एक अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, अर्थात इस पूरे चादर के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर हमको ये मिला है। तो इस चीज का भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेटों के मध्य तथा बाहर विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब है, इस चीज को समझिए, यहाँ पर क्या है कि दो प्लेट हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक प्लेट ये हमारा हो गया और एक प्लेट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा हो गया। दो प्लेट हैं और इन प्लेटों का नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर, एक हमारा P1 हो गया, एक हमारा P2 हो गया। अब ये जो प्लेट हैं इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं, यानी कि ये जो हमारा प्लेट है ये समान रूप से धन आवेशित है और ये जो प्लेट है ये समान रूप से हमारा क्या है, ऋण आवेशित है। अब इन दोनों प्लेटों के कारण इनके मध्य में, यहाँ पर लिखा है मध्य, यानी इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और इनके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम मध्य पर बात करते हैं। मध्य वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये जो धन आवेश है, इस धन आवेश के कारण इस यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं O डैश, ठीक है। अब ये जो O बिंदु है, इस धन आवेशित प्लेट के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। क्यों होगा इस चीज को जानिए पहले आप। यहाँ पर ये होता है हमारा धन आवेश, यहाँ पर ये होता है ऋण आवेश। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इस चीज को बाकायदा हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको समझाया है।
यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं चलती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए धन आवेश ये है, निकलेंगी इनसे बल रेखाएं, अर्थात विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उस साइड में होगा, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है माइनस चार्ज, माइनस प्लेट के कारण इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ऋण आवेश की तरफ विद्युत बल रेखाएं आती हैं, तो यहां पर इसी के डायरेक्शन में यहां पर विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। अर्थात यहां पर हमारे कहने का मतलब है कि इस प्लेट के कारण इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उस साइड में होगा और इसके कारण भी उसी साइड में होगा, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस साइड में है, दोनों प्लेटों के कारण। पहली बात आपकी कंप्लीट हुई। इस ओ डैश बिंदु पर भी जान लेते हैं, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, ठीक है। ये जो हमारा प्लस प्लेट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, उस साइड होगा, क्योंकि यहां से बल रेखाएं निकलेंगी। और ये जो हमारा ऋण आवेश है, ऋण आवेश की ओर बल रेखाएं जाती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ऋण आवेश की ओर बल रेखाएं जाती हैं, तो यहां पर क्या होंगी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। यहां पर तो ये जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन था वो सेम था, उसी साइड में था, लेकिन इस ओ डैश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बदल गया, एक उस साइड में है एक इस साइड में। इतनी बात आपको कंप्लीट हो गई, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट इसके पहले वाला डेरिवेशन हमने क्या किया था कि आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होती है। तो हमें पता है चूंकि एक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, हमको पता है E इजिकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। विशेष ध्यान कर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो हमारा E का मान होता है वो क्या होता है, E इजिकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला डेरिवेशन हमने क्या किया था, एक आवेशित चादर लिया था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था ना, तो E का मान यहाँ पर क्या हुआ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब E का मान हमको पता है ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस वाले प्लेट के कारण इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पहली बात ये हमारा हो गया। उसके बाद में इस वाले प्लेट के कारण इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, E2 बराबर भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर E का मान बराबर है, दोनों पर आवेश बराबर है, तो दोनों मान बराबर हो जाएंगे। इतनी बात आपको पता हो गई। अब यहाँ पर अगर टोटल ओ बिंदु पर, अतः लिखो यहाँ पर, अतः ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोनों प्लेटों के कारण इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 क्या है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और यहाँ पर भी E2 का मान क्या है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, E इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात E इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमें मान मिला, ये क्या मिला, ये हमें इस O बिंदु पर, ये जो हमारा बिंदु है O, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिला, इस प्लस प्लेट के कारण और इस माइनस प्लेट के कारण। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, हमें इस O डैश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो O डैश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, E इजिकल टू, चूंकि हमको पता है E इजिकल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, लेकिन है यहाँ पर क्या, चूंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है इनका विपरीत है, तो डायरेक्शन विपरीत हो जाने के कारण क्या होगा, ए का विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा, इस प्लस के कारण प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन विपरीत हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। और E1 अगर हम E की बात करें तो चूंकि यही मान हमारा इसके लिए भी होगा, तो यहाँ पर अगर हम मान रखें तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान
टू एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये भी तो एक बिंदु है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही हमारा होगा। उसके बाद में इस वाले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस साइड में है और इस दूसरे वाले का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का उस साइड में है। तो जब इनका डायरेक्शन चेंज है तो डायरेक्शन विपरीत हो जाने के कारण यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा, और माइनस चिन्ह लग जाने के कारण यहाँ पर ये हमारा मान हो जाएगा 0, अर्थात यहाँ पर जो E का मान आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मान आया ये क्या आया, इस आंतरिक बिंदु यानी मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इन दोनों प्लेट के बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो विपरीत हो जाता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन विपरीत होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो गया, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो आवेशित गोलीय कोश होगा इसके कारण 3 कंडीशन में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान को निकालना होगा। पहला कंडीशन होगा आवेशित गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उसके बाद में आवेशित गोलीय कोश के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा कंडीशन होगा कि उस आवेशित गोलीय कोश के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक हमारा कोश है जो कि गोलीय है, और ये हमारा जो आवेशित गोलीय कोश है तो ये समान रूप से आवेशित है, तो इसके चारों ओर हम यहाँ पर आवेश को कुछ इस प्रकार से वितरित कर दे रहे हैं। और यहाँ पर साथ में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, C है, और इसकी जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। ये जो हमारी इसकी त्रिज्या है इस गोलीय कोश की वो क्या है, कैपिटल R। अब यहाँ पर क्या है कि इस कोश के कारण हमें 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान को निकालना है। पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, इसके बाहरी बिंदु पर यानी इसके बाहर कोई एक बिंदु होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, और इसके इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन अर्थात बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। तो बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, अर्थात एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना होगा। तो यहाँ पर हमने ये कुछ इस प्रकार से काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया। अब इस काल्पनिक पृष्ठ में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है इस ये मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए इस बिंदु को P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी बाहर। तो यहाँ पर जो हमने पृष्ठ लिया है इसके चारों ओर एक छोटा सा लघु अवयव ले लिया, लघु छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, और इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे, और उसका जब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो है इस वाले पृष्ठ के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा छोटा सा लघु अवयव हमने लिया है, इस लघु अवयव का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं क्या है, dA है, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर dA। उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा आवेशित गोलीय कोश है इसके कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन बाहर की ये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि ये जो dA है और ये जो E है इनके बीच का जो कोण है वो 0 अंश है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन एक ही तरफ है। अब हम अगर ये जो हमारी P बिंदु है इस P बिंदु की त्रिज्या मान लीजिए कितने हैं कि यहाँ से और इस P बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r। क्या है, स्मॉल r। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल r। विशेष ध्यान दीजिए ये जो गोलीय कोश था उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब हम जो गॉसियन पृष्ठ खींचे इसका जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे अपने इसके डेरिवेशन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लाइन खींच दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमको सूत्र क्या मिला था, हमको मिला था फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू टी ए।
यहाँ पर ds होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जब क्षेत्रफल dA लिया है तो यहाँ पर हमने dA कर दिया। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ई इंटू dA cos थीटा। अर्थात यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म को हटाया, यहाँ पर cos थीटा आ गया। cos थीटा आया है, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 0। क्यों? क्योंकि E और dA के बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 अंश है। तो यहाँ पर ये जो cos थीटा है, थीटा के स्थान पर जब हम 0 अंश रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान, यहाँ पर cos 0 अंश का मान हो जाएगा 1, और 1 से dA में जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई dA। ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए कि E कांस्टेंट है तो E बाहर हो जाएगा, तो E यहाँ पर बाहर हो गया, इंटीग्रल हमारा dA हो गया। क्लोज इंटीग्रल dA का मतलब आप समझ रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल dA का मतलब हो गया कि dA हमारा ये छोटा सा क्षेत्रफल है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल का हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो हमारे इस पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, अर्थात ये पूरा जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसकी क्षेत्रफल की बात होगी। तो ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ क्या है, ये गोलीय है, अर्थात ये गोलीय कोष की बात है। तो इसके सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4πr²। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा d ओमेगा, यहाँ पर जो हमारा ये वाला भाग अर्थात क्लोज इंटीग्रल dA, अर्थात इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4πr²। लेकिन ध्यान देना है कि 4πr² में जो हमारा गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 4πr²। क्यों? क्योंकि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr²। तो ये हमने इसके स्थान पर ये रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि हमको पता है गॉस का प्रमेय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से हमको क्या पता है, हमको पता है फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष ध्यान दीजिए, जब इसको हम हल करेंगे अर्थात यहाँ पर फाई ई के स्थान पर ये वाला क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, बराबर में ई 4πr²। हमें निकालना क्या है, इस बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, अर्थात E का मान निकालना है। तो E को हम एक साइड में कर लेंगे, 4πr² यहाँ पर गुणा कर रहा है, इस साइड में आएगा भाग करेगा, अर्थात q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर 1/4πr हो जाएगा। ये हमारा होगा। अब एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये एक हमारा क्या है, गोलीय पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ का जो हमारा आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, हमें पता है आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है, क्या होता है, क्यू अपान होता है ए। विशेष ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्या है, एक पृष्ठ है, ये क्या है, एक गोलीय पृष्ठ तो है। तो गोलीय पृष्ठ का जो हमारा आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। अब यहाँ पर अगर हम क्यू का मान निकालें तो क्यू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। अब विशेष ध्यान दीजिए, ए क्या है, ए इस गोलीय कोष का क्षेत्रफल ही तो है। तो यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं, विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के स्थान पर क्या लिखेंगे, सिग्मा ए लिखते हैं, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr²। यही तो होगा। अब विशेष ध्यान दीजिए, ए क्या है, ए हमारा इस गोलीय कोष का क्षेत्रफल ही है तो है, क्योंकि यहाँ पर हमने आवेश घनत्व की बात की है। तो ये जो ए है ये इसी वाले का तो भाग का जो हमारा क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे इसका क्षेत्रफल 4πr² हुआ तो इसका भी क्षेत्रफल 4πr² होगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा 4πr², यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल R² अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr²। कहाँ से पता चला, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि A इज इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ पर हमने 4πr² लिखा, 4π से 4π कट गया, मिला क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट R²। यही तो होगा। हमें क्या मिला यहाँ पर, सिग्मा R²।
कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बचा क्या, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यही हमको यहाँ पर ये मिल गया। और ये जो हमारा है ये क्या है, इस बाहरी बिंदु पर इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये हमारा पहला कंडीशन था, हमने बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम, चलो यहाँ से करते हैं इसको, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से फिर से गोलीय कोश को बनाएं तो अब हमको क्या निकालना है, चूंकि हम इसके बाहरी बिंदु पर निकाल चुके हैं, अब हम इसके पृष्ठ पर निकालेंगे। तो पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कैपिटल आर है और ये जो स्मॉल आर है, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल आर है और ये जो स्मॉल आर है, ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चूंकि यहां पर ये बिंदु था तब ये स्मॉल आर था, लेकिन जब ये बिंदु उठकर यहां पर आ जाएगा, अर्थात इसके सतह पर जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो यहां पर ये जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है ये बराबर तो हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि पृष्ठ के सतह पर विद्युत क्षेत्र, और पृष्ठ के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये जो सूत्र मिला है इसमें हम क्या करेंगे, E = सिग्मा अपान यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल आर के स्थान पर स्मॉल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो स्मॉल आर था वो आकर यहाँ पर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैपिटल आर को ऊपर रहने देंगे और ये जो स्मॉल आर है इसके स्थान पर हम कैपिटल आर स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो चुका, और जब ये दो बराबर हो गए तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और हमें जो ई का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरे कंडीशन में हमें मिला, अर्थात जब जो ये बिंदु है ये यहाँ पर पी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब बात आएगी इसके मध्य में, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके मध्य में अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो चूंकि आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में इस वाले भाग को यहाँ पर हम मिटा देंगे। तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ये चलो मिटा देते हैं, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इतना हमने मिटा दिया। अब इतना मिटाने के बाद देखिए यहाँ पर अब की बार हमें क्या करना है, इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, अर्थात इस गोलीय कोश के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया जो कि हमारा ये आया, फिर इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, ये आया। अब हमें इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो मध्य बिंदु पर जो आवेश का मान होगा, Q का मान, वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं, पृष्ठ के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ के मध्य बिंदु मतलब इसके मध्य में, ये गोलीय कोश के मध्य में। तो गोलीय कोश के मध्य में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो Q बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मध्य में ये क्या है, खोखला गोला है, और जब ये खोखला गोला है तो आवेश का मान इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहे हैं और इस इक्वेशन में हम Q बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में Q बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर Q बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो, E = Q के स्थान पर 0 हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। E = हो जाएगा इसका 0 गुणे 1/4 पाई r स्क्वायर, और कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आया, E = आ जाएगा, इसका जब 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात हमको मिला क्या, यहाँ पर जो हमको मिला वो मिला E = 0, यानी कि इस गोलीय कोश के मध्य में जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो 0 होगा। विशेष ध्यान दीजिए, हमने 3 कंडीशन में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाली हैं। बाहरी बिंदु पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली वो क्या थी हमारी, E = सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान
एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर जब हमने इसके सतह पर निकाली तो हमको क्या मिला, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में जब हमने इसके मध्य में निकाली तो क्या मिला हमको, E बराबर 0 मिल गया। क्यों 0 मिला, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश का मान है वो शून्य है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे के सारे डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे। सारी डेरिवेशन अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।